अस्सलामुअलैकुम। ये जो आज का आपका टॉपिक है वो आज का आपके पास टॉपिक है जिसका नेगेटिव एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट करना है। आपने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसके में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको जो है ना कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। और जब आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए तो इसका मतलब आपको रेट पता चल जाता होता है। जितने थोड़े टाइम में जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया हो तो इसका मतलब होता है आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जितना ज़्यादा टाइम में जितना कम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया हो तो इसका मतलब आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जो है ना एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसके भी हम किसी भी वक्त वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। और जब हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चल जाए तो इसका मतलब है हमें रिएक्शन के रेट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक होगी जी बात। ले जी शुरू करते हैं काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी आया डेफिनेशन क्या होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसे रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो उसको हम कहते होते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब वेलोसिटी भी हो सकता है, रेट का मतलब स्पीड भी हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनकी स्पीड जिनकी वेलोसिटी या जिनका रेट रिएक्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करता हो उसको हम कहते होते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल आती है फॉर एग्जांपल कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डीकम्पोज होना। जब आपका अमोनिया डीकम्पोज होता है तो वो किस में डीकम्पोज होता है, एक हाइड्रोजन गैस बनाता है और एक यहाँ पे बनाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास 3 लग जाएगा। ठीक हो गया। ये जो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये आपके पास होता है जी टंगस्टन, एक मेटल है। टंगस्टन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। टंगस्टन यहाँ पे क्या चीज़ होगी, टंगस्टन यहाँ पे कैटालिस्ट होगा। अगर आपने इस रिएक्शन के बीच में अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज़ अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट, जिसकी वेलोसिटी, जिसकी स्पीड रिएक्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम कहते होते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आपका कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट क्या काम करता होता है, कैटालिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता होता है, रेट को बढ़ा देता होता है। तो जहाँ पे आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे रेट होगा वो इसकी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता, वो किसकी कंसंट्रेशन पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता, सॉरी, वो आपके कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टंगस्टन कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गई बात। आपके पास दूसरी एग्जांपल आती है, सेकंड आपके पास एग्जांपल आती है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोज होना। जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डीकम्पोज होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है गैस और साथ क्या बनाता है, आयोडीन बनाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकम्पोज होना है ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये आपके पास होता है जी गोल्ड मेटल की मौजूदगी में होता है। जो जो यहाँ पे गोल्ड यूज किया गया है इट इज़ अ कैटालिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता, वो इस कैटालिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस कैटालिस्ट ने इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाया है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक और एग्जाम्पल होती है जी, दैट इज हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओ। जब हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है जी। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, ये रिएक्शन होता है जी सनलाइट की मौजूदगी में। तो जो इस रिएक्शन का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या एब्जॉर्बेंस ऑफ सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सनलाइट की इंटेंसिटी, शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी,
या सनलाइट जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सो इट इज़ अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास कौन सी है, आपके पास जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं ना, ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो। एंजाइम्स किसको कहते हैं, कैटालिस्ट को कहते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं। ऐसे कैटालिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी इनके बीच में ही आती है, क्योंकि उनके भी रिएक्शन का रेट रिएक्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये जितने भी आपके पास रिएक्शन लिखे हैं, यहाँ पे जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन, और वो क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो आई, बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, वन लिख देता। तो जो यहाँ पे रेट निकलेगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अमोनिया आ जाएगा, एच आई आ जाएगा, H2 या Cl2 आ जाएगा, और एंजाइम में जो भी रिएक्टेंट होगा वो आ जाएगा। लेकिन पावर यहाँ पे क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिटेल देखना है तो मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, तो वो आप लाजमी देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में नहीं पता। तो अब हमने इसकी करनी है डेरिवेशन, हमने फॉर्मूला ड्राइव करना था। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी और कुछ एग्जाम्पल्स बता दी। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। वो पॉइंट्स आपने लाजमी अपने जेहन में रखने हैं, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ मैथ वाले बच्चों के लिए नहीं है, बायो वाले बच्चों के लिए भी है। तो मैं दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना इसकी डेरिवेशन करूँगा। लेकिन मैं डेरिवेशन करने से पहले कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स आपको बता दूँ, ताकि वो आप अपने जेहन में रखें। कल को हम जब फर्स्ट ऑर्डर करें, सेकंड ऑर्डर करें, थर्ड ऑर्डर करें, तो आपके जेहन में वो पॉइंट्स लाजमी हो। वो पॉइंट्स को अपने जेहन में रख के डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि बायो वाले बच्चों को तो ज़्यादा मैथ के बारे में नहीं पता होता, तो लिहाजा वो पॉइंट्स को अपने जेहन में लाजमी रखें। ले जी, सब मैथमेटिकल्स पॉइंट्स, आपके पास कुछ मैथमेटिकल्स पॉइंट्स हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं। वो क्या है जी, पहला पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास जो है ना डेरिवेशन में एक अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, वो अल्फ़ाबेट आपके पास डी होगा, ठीक हो गया। जो आपके पास डी अल्फ़ाबेट होता है, इस अल्फ़ाबेट को मैथमेटिकल की ज़ुबान में हम क्या कहते होते हैं, डेरिवेटिव कहते होते हैं, ठीक हो गया। डेरिवेटिव, ये एक फंक्शन है डेरिवेटिव, ठीक है जी। डी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। और डी का काम क्या होता है, डी का काम ये होता है कि ये आपको रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज। और वो रेट ऑफ चेंज कौन सा होगा, एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। इंस्टेंटेनियस यानी कि ऐसा रेट जो स्पेसिफिक टाइम पे फाइंड आउट किया जाए, उसको हम कहते होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये जो आपके पास डी है, डी का मतलब डेरिवेटिव होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो डेरिवेटिव का क्या काम होता है, ये आपको रेट ऑफ चेंज बताता है। रेट ऑफ चेंज कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा होता है, जो एक खास टाइम पे निकाला जाए, उसको हम कहते होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी नहीं पता, तो मैंने वीडियो लेक्चर उसका अपलोड किया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो आप वो लाजमी देखें। उसके में मैंने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के बारे में बताया हुआ है। दूसरी बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है, सेकंड पॉइंट आपने जहाँ पे ये याद रखना है कि आपके पास एक सिंबल यूज होगा, ये ऐसा कुछ सिंबल यूज होगा। इस सिंबल का क्या नाम होता है, इस सिंबल का नाम होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल, ठीक हो गया जी। मैथमेटिकल की फॉर्म में इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रल का काम क्या होता है, इंटीग्रल का फंक्शन क्या होता है, ये डेरिवेटिव का उलट है, एंटी डेरिवेटिव है। ये आपको रेट नहीं बताता, एंटी डेरिवेटिव, ठीक हो गया जी। ये आपके पास एंटी डेरिवेटिव है, यानी डेरिवेटिव का उलट है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपको डी और इंटीग्रल एक साथ नजर आए, तो आपने दोनों को क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक हो गई बात। यहाँ पे आपने एक चीज लाजमी याद रखनी है, नोट, यहाँ पे आपने नोट याद रखना है
कि जब भी वेन एवर इंटेग्रल कैंसिल आउट, जब भी आप इंटेग्रल को कैंसिल आउट करेंगे ना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स, जब भी आप इंटीग्रल को कैंसिल आउट करते हैं तो वहाँ पे एक सी आ जाता है। सी को हम क्या नाम देते होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सी आ जाएगा और उस सी का क्या नाम होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सी किस चीज़ की निशानदेही कर रहा होगा कि यहाँ पे इंटीग्रल था जो कि अब नहीं है। अगर आपने सी की वैल्यू निकाल ली है, सी को हम क्या कहते होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आपने सी की वैल्यू निकाल ली है तो वो कैसे निकलेगी, आपके पास बाउंड्री कंडीशन से निकलेगी। अब आपके पास बाउंड्री कंडीशन दो तरह की होती है, एक होती है फाइनल और एक होती है इनिशियल। बाउंड्री कहते हैं किनारों को, एक इनिशियल होगा किनारा और एक फाइनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगी। और कौन सी बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल वैल्यू कंडीशन। आपको शुरू वाली वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, फिर आपके पास सी की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया जी। हम कुछ बच्चे बायो के भी बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये लेक्चर बायो के बच्चों के लिए भी है तो मैथ के बच्चों के लिए भी है, तो मैं उनके लिए ये सारे पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगेगी और कौन सी, इनिशियल वैल्यू कंडीशन। ये मैथ का रूल्स है। ठीक हो गया जी बात। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब आपने जब भी डेरिवेशन कर रहे होंगे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब वो लाइन हमें कैसे मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मिलेगी, इसके साथ कंपेयर करके मिलेगी। और वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद रखनी है कि ग्राफ के ऊपर जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, हम उसकी वैल्यूज इस इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगी, हमें स्ट्रेट लाइन की एक मसावात मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसकी मदद से हम ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैरामीटर्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं। जो आपके पास ये यहाँ पे y है, y किसको शो कर रहा है, y आपको शो कर रहा है जी y एक्सिस को, y एक्सिस को शो कर रहा है। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे x है वो x किसको शो कर रहा है, x एक्सिस को शो कर रहा है। ठीक हो गया, x एक्सिस को। जो आपके पास यहाँ पे m है वो m किस चीज़ को शो कर रहा होता है, वो m शो कर रहा होता है स्लोप को। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी वो स्लोप की शक्ल में होगी। m यहाँ पे स्लोप को शो कर रहा है और स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होता है कि आपने tan थीटा फाइंड आउट करना होता है। एंगल मालूम कर ले, जब आप एंगल मालूम कर लेंगे तो उसका आप tan थीटा ले ले, वो आपको क्या मिल जाएगा, m। और m का मतलब होता है स्लोप। और जो यहाँ पे आपके पास c है, c किस चीज़ को नाम देते हैं, c इज इंटरसेप्ट। और कौन सा इंटरसेप्ट होता है, इट इज़ अ y इंटरसेप्ट। जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी जो स्लोप की शक्ल में होगी वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वो लाइन काट रही होगी उस पॉइंट को हम क्या नाम देते होते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और उसको किसके साथ डिनोट किया जाता है, सी के साथ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे एक नोट है, वो नोट आपने लाजमी याद रखना है। वो नोट क्या चीज़ है, जब आपका सी की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट इफ c इज इक्वल टू 0, अगर आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 हुई तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी देन स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, विल पास थ्रू ओरिजिन। वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि सी की वैल्यू अगर 0 हुई तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी स्लोप की शक्ल में वो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है जी। अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी है, एग्जाम्पल भी बता दिया है और कुछ मैथमेटिकल पॉइंट्स भी बता दिए हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला ड्राइव करने से पहले हम इसकी एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन होगा तो हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपके पास एक रिएक्टेंट था A
और ए रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया, वो आपके पास चेंज हो गया पी। पी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गई जी बात। ले जी शुरू करते हैं। होता क्या है कि जब अभी आपने रिएक्टेंट लिया है तो वहाँ पे मैं कहता हूँ जी रिएक्टेंट की मिकदार कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल्स इसकी कंसंट्रेशन है। तो अभी आपने रिएक्टेंट लिया है तो वहाँ पे अभी प्रोडक्ट मौजूद नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट की मिकदार वहाँ पे क्या होगी, 0 मोल्स। ठीक होगी जी बात। क्योंकि अभी आपने रिएक्टेंट लिया है, अभी आपने रिएक्टेंट को रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, 0। अगर आपने रिएक्टर को रिएक्ट करने का टाइम दिया होता तो रिएक्टर किस में कन्वर्ट हुआ होता, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होता। लेकिन अभी आपने रिएक्टर लिया है तो वहाँ पे सिर्फ रिएक्टर की ही मिकदार होगी, कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की वहाँ पे मिकदार कोई नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ देर बाद जो आपका रिएक्टेंट होगा वो रिएक्ट करना शुरू करेगा और वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होगा तो रिएक्टेंट के जो मिकदार थी ए मोल्स, उसकी कंसंट्रेशन में क्या आना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी प्रोडक्ट थी जिसकी मिकदार 0 मोल्स थी, और उसकी कंसंट्रेशन में क्या आना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी जो आपके पास ए रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है, तो मैं कहता हूँ जी कितना डिक्रीज आ रहा है, -x मोल्स का डिक्रीज आ रहा है। और डिक्रीज को किसके साथ शो करते हैं, माइनस के साथ शो करते हैं। तो अंडरस्टूड बात है, रिएक्टेंट के जितने मोल्स में डिक्रीज आ रहा होगा वो मोल्स कितने जा रहे हैं, वो मोल्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो उतने ही मोल्स का जहाँ पे क्या आ रहा होगा, इंक्रीज आ रहा होगा। तो वो कितना आ रहा होगा, 0+x। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं x। ये कब की बात हो रही है, आफ्टर सम टाइम या एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। ठीक होगी जी बात। ले जी अब हम जहाँ पे रेट निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम रेट निकालते हैं रेट लॉ से, लॉ मैथ सेक्शन से। ले जी मैं यहाँ पे रेट फाइंड आउट करने लगूँ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ मैथ सेक्शन के मुताबिक मैं जहाँ पे रेट फाइंड आउट करने लगूँ, तो मैंने पहले कहा अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में नहीं पता तो मैंने इसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो लाजमी देखें, उसके भी मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। मैं यहाँ पे रेट निकालने लगूँ अकॉर्डिंग टू लॉ मैथ सेक्शन, जिसको हम कहते होते हैं रेट लॉ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गई बात। लॉ मैथ सेक्शन ये कहता है जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक हो गई जी बात। ये आपके पास बन जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a-x0। ए की वैल्यू क्या थी, a-x। इसके ऊपर ही देखना ना, एट एनी टाइम के ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ए की कंसंट्रेशन क्या कंसिडर्ड होगी, a-x, और पावर क्या आ जाएगी, 0। क्यों आएगी, क्योंकि ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब रेट निकालने का एक तरीका नहीं है, रेट निकालने का एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट, या फिर उसको हम कहते होते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ले जी उससे भी रेट निकलता होता है। तो डिफरेंशियल रेट या इंस्टेंटेनियस रेट वो आप प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं और रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं। अब हमने अकॉर्डिंग टू बुक्स चल रहा है, तो बुक्स के मुताबिक प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंशियल रेट निकाला गया है। अब आप पूछेंगे कि प्रोडक्ट के लिहाज से क्यों निकालना है, रिएक्टेंट के लिहाज से क्यों नहीं निकालना, तो आप रिएक्टेंट के लिहाज से भी डिफरेंशियल रेट निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो है डिफरेंशियल रेट प्रोडक्ट के लिहाज से निकाला गया, तो हम प्रोडक्ट के लिहाज से ही निकालेंगे। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से निकालना चाहते हैं तो रिएक्टेंट के लिहाज से भी निकल आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन का फर्क आता है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा और जहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशियल रेट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्टेंट के लिहाज से एक रेट तो निकाल चुके हैं ना, ये रिएक्टेंट के लिहाज से निकालना है, तो हम जहाँ पे आप प्रोडक्ट के लिहाज से निकाल लें। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से निकालें तो तब भी वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक हो गया, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमने रिएक्टेंट के लिहाज से जब एक रेट निकाल लिया है तो दूसरा डिफरेंशियल रेट प्रोडक्ट के लिहाज से निकाल ले जी क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in concentration with respect to change in
टाइम। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, डी का मतलब डेरिवेटिव रेट बताता है, और ये कौन सा रेट बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट बताता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट को शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब ये दोनों आपके पास रेट है, दोनों को आप कंपेयर कर ले। इसको मैं पहले इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेट है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गई जी बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कांस्टेंट को हटाना पड़ता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो क्या आपके पास हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स पावर 0। जो के आपके पास है, के यहाँ पे क्या चीज़ है, के को हम नाम देते होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इसको कहते होते हैं, या फिर सिंपली आप इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब ये इसके ऊपर पावर क्या है, 0। अब जब किसी के ऊपर भी पावर, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0, तो उसका आंसर, फाइनली आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक हो गई जी बात। अब ये जो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम है, ये कौन सा है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब होता है कि ये जो इक्वेशन है ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक खास टाइम पे बताएगी, एनी टाइम पे नहीं बताएगी, एक खास टाइम पे बताएगी। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जहाँ पे मैं किसी भी वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकूं। जो यहाँ पे डी लगा हुआ है ना, डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव की वजह से जो क्या बना हुआ है, इंस्टेंटेनियस बना हुआ है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये स्पेसिफिक टाइम है। अगर मैं यहाँ से डी हटा दूं तो खाली टी बचेगा। टी का मतलब होगा एट एनी टाइम, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम किसी भी वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बनाना है जहां पे आप किसी भी वक्त कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सके। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट एनी टाइम। उसके लिए आपको डी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ले जी पहले ऐसा करते हैं, जहां पे वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। आप पहले वेरिएबल्स को क्या कर ले, सेपरेट कर ले। वेरिएबल्स किसको कहते हैं, जो चेंज होता रहे। डी एक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा, डी टी कंसंट वो चेंज इन टाइम। तो आप इसको वेरिएबल्स इनको अलग कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। के क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट है, उसलिए तो चेंज नहीं होगा। अब आपने इस डी को रिमूव करना है। डी को रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट द या इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। क्यों इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेट एंटी डेरिवेटिव होता है, वो डी का उलट होता है, वो इसको कैंसल आउट कर देगा। ले जी, ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेट डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेट डी टी। के को बाहर निकाल ले, चुके के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहती है। ठीक हो गई जी। ये आपके पास इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है, और ये डेरिवेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अभी मैंने बताया था जब भी इंटीग्रल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, c। जहाँ पे c को क्या नाम दिया जाता है, c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम कहते होते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम कहते होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको नाम देते होते हैं। अब आपने सी की वैल्यू निकाल ली, ले जी शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चीज़ अप्लाई करना पड़ेगी,
बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। और मैंने आपको क्या बाउंड्री कंडीशन दो तरह की होती है, एक इनिशियल बाउंड्री कंडीशन होती है और एक फाइनल बाउंड्री कंडीशन होती है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल अगर आप सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगी। तो देख लेते हैं इनिशियल, ये इनिशियल है टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल शुरू में। तो यहाँ पे शुरू में हमारे पास ये दो चीजें ना, एक एक्स और एक टी है, के तो कॉन्स्टेंट है और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। शुरू में देखते हैं, इनिशियली देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो थी और टी कितना था, जीरो था। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या चीज करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू जीरो को पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। आपके पास c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। आपके पास सी की वैल्यू जीरो आ गई है, सी की वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। ये आपके पास जी फाइनल इक्वेशन है, ये आपके पास काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, काइनेटिक एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास काइनेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि अब आप जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और वो किसी भी टाइम आप वैल्यूज पुट करें तो आपको क्या चीज़ पता चल जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाएगी। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पता चल गई तो इसका मतलब आपको रिएक्शन का रेट पता चल जाएगा। और इस इक्वेशन से साफ जाहिर हो रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वाई बिकॉज इट इज़ अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लीजिए अब आगे आपने क्या काम करना है, आगे आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कोई ना कोई लाइन चाहिए और वो लाइन निकालने के लिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का सहारा लेते हैं। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो आपके पास ये काइनेटिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको वैल्यूज पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो, जीरो कह सकते हो ना। यहाँ पे y एक्सिस पे कौन होगा, x कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट होगी। x एक्सिस पे कौन होगा, t होगा। और इंटरसेप्ट क्या है, जहाँ पे जीरो है। ठीक हो गया। जब इंटरसेप्ट जीरो हो तो उसका मतलब है जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। ले जी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका ग्राफ जो होगा, आपने वाई एक्सिस पे किसको लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को लेना है। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया। एक्स एक्सिस पे किसको लेना है, टाइम को लेना है, जहाँ पे टी आ गया। ठीक हो गया जी। सी आपके पास जीरो है, यानी कि आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, वो किस शक्ल में होगी, एम की शक्ल में। एम का मतलब है स्लोप की शक्ल में। तो वो कहाँ से पास हो रही होगी, ओरिजिन से। ले लीजिए जहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन पास करवा देनी है। ठीक हो गया। अगर आप स्लोप मालूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करेंगे। उस एंगल का आप क्या ले लेंगे, टैन थीटा ले लेंगे। वो टैन थीटा आपको एम के बारे में बताएगा और एम आपको किसके बारे में बताएगा, के बारे में बताएगा। के इज अ वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये आपके पास ग्राफ के बाद आपने क्या चीज़ निकालनी होती है जी, आपने निकालना होता है यूनिट्स ऑफ के। आपने के यूनिट्स निकाल लिया, वेलोसिटी कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल लिया। तो एज वी नो डैट आपने अभी इक्वेशन डिराइव की है, एक्स किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू के टी। आप जहाँ से के की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। तो एक्स क्या चीज़ था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डी नहीं लगा हुआ तो वो चेंज आ जाता, लेकिन हाली एक्स है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गई जी बात। ले जी उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी होती है।
हाफ लाइफ के बारे में अगर आपने समझना है, डिटेल टॉपिक समझना है, तो मैंने हाफ लाइफ का एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है। मैं जिन जिन वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उनको लाजमी देखें ताकि आपको कुछ आइडिया हो तो हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ अब हमने निकाला है, हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि कितने टाइम में आपका 50% रिएक्टेंट रह गया या फिर कितने टाइम में आपका 50% प्रोडक्ट बन गया है, उसको हम कहते होते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ लाइफ के लिए आपको टाइम को कहना पड़ेगा 1/2 हाफ लाइफ आधा टाइम, ठीक हो गया जी। हाफ लाइफ किसको कहते हैं, जब आपका रिएक्टेंट 50% रह जाए या फिर जब आपका प्रोडक्ट 50% बढ़ जाए बच जाए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, रिएक्टेंट तो है ही नहीं। तो मैं कह देता हूँ कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो 50% हो गया है, A/2। A/2 का मतलब है 50% कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2, आधा बन गया, 50% प्रोडक्ट बन गया कितने टाइम में, T1/2 टाइम में बन गया। तो आप इस वैल्यू यहाँ से ये क्वेश्चन को दोबारा लिखें, ले लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू के टी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल ले, आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/k। अब ये वैल्यूज पुट करें तो क्या बन जाएगा, T1/2 इज इक्वल टू A/2k। जी आपके पास हाफ लाइफ आ गई है। ठीक है जी, ये आज का आपका लेक्चर टोटली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।